स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। विदर्भा इंडिया के ज्योग्राफिकल सेंटर के पास लोकेटेड महाराष्ट्र का ये ईस्टर्न रीजन, जिसमें नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम और बुल्ढाना जैसे जिले आते हैं। आज इस रीजन में नागपुर को भारत की लॉजिस्टिक्स कैपिटल बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली रिच और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इस रीजन में आपको महाराष्ट्र के लोएस्ट लिटरेसी रेट्स देखने को मिलते हैं और गढ़चिरौली, यवतमाल जैसे जिलों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी लोएस्ट है। और दोस्तों ये रीजन महाराष्ट्र की GSDP में सिर्फ 14.8% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं एग्रीकल्चरली रिच होने के बावजूद 2023 में विदर्भा से 1439 फार्मर सुसाइड के केस सामने आए। वहीं मराठवाड़ा से 1088 केसेस थे। आज नितिन गडकरी जी के रूप में विदर्भा के पास पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। विदर्भा का भारत के सेंटर में होना इस रीजन के लिए एक बड़ी एडवांटेज भी है और यहाँ के रोड, रेल और एयर नेटवर्क इस एडवांटेज पर 4 चांद लगा देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर, कुछ सबसे उपजाऊ जमीनों के साथ और महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विदर्भा असल में समृद्धि का प्रतीक होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आज डेवलपमेंट के मामले में महाराष्ट्र का ये क्षेत्र इतना पीछे क्यों है? क्यों महाराष्ट्र की लोएस्ट लिटरेसी रेट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें यहाँ के जिलों में देखने को मिलते हैं? और क्यों यहाँ पर हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स देखने को मिलती हैं? और क्यों ये क्षेत्र महाराष्ट्र की GSDP में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है? दोस्तों इसके पीछे ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों इन कारणों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक UPSC GS2, GS3 और SA के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों अगर आप भी UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर वापस आते हैं। विदर्भा महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में स्थित अपनी डाइवर्स ज्योग्राफी और मिनरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। लगभग 97,321 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्र में फैला विदर्भा 11 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है, जो इंडिया के सेंटर के पास लोकेटेड है। ये रीजन नॉर्थ में मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़ और साउथ में तेलंगाना एंड वेस्ट में महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से घिरा है, जिसके नदन एरियाज में सतपुरा रेंजेस देखने को मिलती हैं, जो बुल्ढाना, अमरावती और नागपुर जिलों में फैली हैं, जहां आपको रग्ड टेरेन, घने वन और अनेक नदियां जैसे कि वर्धा और वाईगंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। और दक्षिण गंगा कही जाने वाली गोदावरी इस क्षेत्र के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। वहीं सदन विदर्भा डकन प्लेट्यू का हिस्सा है, जो समतल है और काली कपास मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, और इसलिए ये रीजन एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। खास रूप से कॉटन, सोयाबीन और विभिन्न दालों की खेती यहाँ होती है।
लेकिन वेस्टर्न घाट के रेन शैडो रीजन में होने की वजह से ये क्षेत्र बारिश की अनिश्चितता और सूखे का सामना करता है, जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का कारण बनता है। इसके साथ साथ इस रीजन में आपको कोल, मैंगनीज और लाइमस्टोन के बड़े रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। चंद्रपुर के कोल रिजर्व्स और भंडारा और नागपुर के मैंगनीज और आयरन ओर रिजर्व्स प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व प्रमुख है। और इस रिसोर्स रिच लैंड को चार चांद लगाता है यहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। विदर्भा से NH44, NH47, NH53 और NH63 गुजरते हैं, जो इस रीजन को नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट और साउथ इंडिया का डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ बन रहा समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे विदर्भा को मुंबई पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है और विशाखापट्टनम का मेजर पोर्ट यहां से सिर्फ 789 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। हेंस दोनों ही वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के बीचों बीच विदर्भा प्लेस्ड है और इस रोड कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है रेल एंड एयर कनेक्टिविटी। इस रीजन में आपको इंडियन रेलवेज के नागपुर जंक्शन, वर्धा जंक्शन, बल्लरशाह जंक्शन, अमरावती जंक्शन, चंद्रपुर जंक्शन और अकोला जंक्शंस देखने को मिलते हैं, जो इस रीजन की पूरे देश से कनेक्टिविटी इंश्योर करते हैं। आज नागपुर का डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का मेन एयरपोर्ट है, लेकिन अमरावती एयरपोर्ट, यवतमाल एयरपोर्ट और चंद्रपुर एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। हेंस आप देख ही सकते हैं कि फिजिकल सेटिंग, नेचुरल रिसोर्सेज और कनेक्टिविटी के मामले में यह रीजन कितना समृद्ध है। लेकिन इतिहास ने इस रीजन के साथ थोड़ी नाइंसाफी की है। देखिए, विदर्भा जो इतिहास में बेरार के नाम से जाना गया है, एक समृद्ध और विविध इतिहास रखता है। महाभारत में इसे रुक्मणी के राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया और वैदिक युग के दौरान विदर्भा एक प्रसिद्ध राज्य था, जिसकी राजधानी कुंडीनापुरा थी। ये क्षेत्र सतवाहनास, वाकाटक और राष्ट्रकूट जैसे अनेक वंशों के राज्यों में फला फूला। वाकाटक वंश विशेष रूप से अपनी कला और सांस्कृतिक योगदान, विशेषकर अजंता वेव्स के लिए जाना गया। मिडीवियल टाइम्स में विदर्भा यादव्स और फिर दिल्ली सल्तनत और बाहमनी सुल्तनत के कब्जे में आया, जिसके बाद ये क्षेत्र बाद में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना, जहां अकबर के शासन में कृषि और व्यापार का विकास हुआ। लेकिन इसके बाद मुगल काल में विदर्भा एक नेग्लेक्टेड रीजन बनकर रह गया, क्योंकि ये रीजन मुगल ट्रेड रूट्स और राजनीतिक केंद्रों से दूर था और इस रीजन के घने जंगल इस इलाके की एक्सेसिबिलिटी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को कम कर देते थे। लेकिन मराठा काल में भोंसले वंश ने नागपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक बड़े शक्ति और सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील किया। लेकिन दोबारा 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विदर्भा को अपने कब्जे में लेकर इसे सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में शामिल किया, जिसके बाद ये क्षेत्र दोबारा नेग्लेक्ट में चला गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए ना ही यहाँ एग्रीकल्चर ना ही यहाँ के ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट थे। वहीं रिमोट लोकेशन की वजह से यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना भी पॉसिबल नहीं था। स्वतंत्रता के बाद विदर्भा महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन इस हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट के कारण ही समय के साथ ये रीजन महाराष्ट्र का पिछड़ा क्षेत्र बन गया और इसलिए मराठी स्पीकिंग विदर्भा में 1900 से ही हमें सेपरेट स्टेट की गूंज सुनाई देने लगी। पहली बार 1 अक्टूबर 1938 को नागपुर में विदर्भा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी, जिसे डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ने भी सपोर्ट किया। 1956 में फजल अली समिति ने भी विदर्भा को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की, लेकिन 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में विदर्भा को महाराष्ट्र राज्य के साथ मिला दिया गया। लेकिन सेपरेट विदर्भा की डिमांड को शांत करने के लिए नागपुर पैक्ट के तहत ये फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र की एक विंटर सेशन असेंबली हर साल नागपुर में होगी। लेकिन ये भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया और इस रीजन को पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं दिला पाया। लेकिन आज भी विदर्भा विकास के मामले में सबसे पीछे है और इसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। चलिए डिस्कस कर। वेस्टर्न महाराष्ट्र को विदर्भा के मुकाबले ज्यादा पॉलिटिकल अटेंशन तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ फंडिंग भी ज्यादा मिलती है। महाराष्ट्र सरकार का बजट अक्सर मुंबई और पुणे के विकास पर ज्यादा खर्च होता है, जबकि इंपॉर्टेंट होने के बावजूद विदर्भा के डिमांड को उतना महत्व नहीं मिलता। 2023-24 के महाराष्ट्र बजट में मुंबई और पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 36,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, जबकि विदर्भा के लिए सिर्फ 6,000 करोड़ रुपीस।
इसके साथ साथ विदर्भा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं, जिसमें आय के स्रोत सीमित हैं। फॉर एग्जांपल पुणे और मुंबई आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, फाइनेंस, टेक्सटाइल्स के गढ़ हैं। वहीं विदर्भा में ऐसी इंडस्ट्रीज की कमी है। पुणे में इन्फोसिस और टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज हैं, लेकिन विदर्भा में रिसेंटली ही एक इंडस्ट्रियल पार्क को स्टैब्लिश किया गया। इसके विपरीत मराठवाड़ा में भी इंडस्ट्रीज का विकास धीरे से हो रहा है, लेकिन यहाँ के शहरों में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी ग्रो हुई है, जिसमें बजाज ऑटो और स्कोडा ऑटो जैसे प्लांट्स शामिल हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो पुणे और मुंबई में अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान हैं जो देश भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। विदर्भा में ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कमी है जो इन्वेस्टमेंट और टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके, और मराठवाड़ा और विदर्भा से स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मुंबई और पुणे जैसी सिटीज को ही चुनते हैं। और ऐसा ही हाल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का है। फॉर इंस्टेंस विदर्भा के नागपुर और अमरावती जैसे शहरों से यूथ मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करते हैं। विदर्भा एंड मराठवाड़ा ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल रिपोर्ट के मुताबिक विदर्भा में सिर्फ 3 लाख जॉब्स हैं, जबकि पुणे डिवीजन में 75,000 स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स में 8.7 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, और कोंकण रीजन के 48,000 यूनिट्स में 7.5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके साथ साथ विदर्भा एग्रीकल्चरल चैलेंजेस भी फेस करता है। वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड में लोकेटेड होने की वजह से बारिश की अनिश्चितता और सूखा यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में होने वाले फार्मर सुसाइड्स का एक बड़ा हिस्सा विदर्भा में होता है। फॉर एग्जांपल 2015 में विदर्भा में 1569 फार्मर सुसाइड्स रिपोर्ट हुई थी, जो महाराष्ट्र के कुल फार्मर सुसाइड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा था। मराठवाड़ा भी इसी प्रॉब्लम का मुकाबला कर रहा है, जहां भी कृषि संकट और फार्मर सुसाइड एक मेजर इशू है। 2015 में मराठवाड़ा में भी लगभग 1130 फार्मर सुसाइड्स हुई। टूरिज्म एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो विदर्भा को उभार सकता है, लेकिन इसमें भी विदर्भा लैक करता है। देखिए, कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र का टूरिज्म सेक्टर अच्छी तरह से डेवलप्ड है, जो सिग्निफिकेंट टूरिस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। वहीं विदर्भा के पास तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जैसे नेचुरल अट्रैक्शंस होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोशन की कमी के कारण टूरिज्म उतना डेवलप नहीं हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट की यही लेथार्जी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी देखने को मिलती है। विदर्भा को इंडिया की लॉजिस्टिक्स कैपिटल बनाने के लिए लगभग 20 साल पहले 2005 में मिहान प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तक भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुंबई और पुणे के पास एडवांस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, जैसे कि लोकल ट्रेन्स और मेट्रो नेटवर्क्स। मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क दुनिया का सबसे बिजी और एफिशिएंट सिस्टम में से एक माना जाता है। पुणे में भी मेट्रो काफी एडवांस स्टेज में है और रैपिडली एक्सपैंड हो रही है। विदर्भा के शहर जैसे नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। नागपुर का मेट्रो प्रोजेक्ट अभी भी अपने इनिशियल स्टेज में है, जबकि पुणे और मुंबई के मेट्रो सिस्टम्स ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। नागपुर मेट्रो जो 2019 में ऑपरेशनल हुई, अभी भी एक्सपेंशन फेज में है और पूरे शहर को कवर करने में इसको और ज्यादा टाइम लगेगा। इन रीजन्स में हेल्थ केयर का भी यही हाल है, जहां महाराष्ट्र स्टेट की डॉक्टर पेशेंट रेशियो ऑन एन एवरेज 1:834 है, वहीं विदर्भा में ये रेशियो 1:1700 है, यानी कि लगभग डबल। हेंस विदर्भा की बैकवर्डनेस के पीछे का असली कारण कंसिस्टेंट नेग्लेक्ट और लैक ऑफ फोकस डेवलपमेंट पॉलिसीज है। विदर्भा जो इतिहास, भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, वेस्टर्न महाराष्ट्र के मुकाबले इस रीजन को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन में पीछे रखा गया, और इसलिए यहाँ अलग राज्य बनाने के लिए बार बार मांग उठती रहती है। तो दोस्तों, इस रीजन को आज की पॉलिटिकल रियलिटी से देखते हुए क्या बिना महाराष्ट्र से अलग किए डेवलप किया जा सकता है? चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फोकस करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। विदर्भा में मिहान और नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने की जरूरत है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के बजट में इस रीजन के लिए फंडिंग बढ़ाने की भी जरूरत है। विदर्भा में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज से इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जा सकता है, और इन स्टेप्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बेटर गवर्नेंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करके रीजनल इश्यूज को इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है। विदर्भा के यूथ को इंगेज करने के लिए स्पोर्ट फैसिलिटीज, कल्चरल सेंटर्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूथ की स्किल डेवलपमेंट पर फोकस और उन्हें बेटर एम्प्लॉयबल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा विदर्भा के किसानों को बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज
और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स का सपोर्ट देना होगा। फॉर इंस्टेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके किसानों को ड्रॉट और क्रॉप फेलियर से बचाया जा सकता है और साथ ही मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करना और फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देना जरूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और उनका जीवन सुधरेगा। गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च किया है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करता है और फार्मर्स को मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट करने में मदद भी करता है। एडिशनली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्स फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं जो उन्हें नेचुरल कैलामिटीज के टाइम में प्रोटेक्शन देती हैं और एग्रीकल्चर को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने के लिए इस रीजन में फ्लडिंग कंट्रोल करने की भी जरूरत है। फ्लडिंग से होने वाले इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल लॉसेस को कम करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की जा रही हैं जो फ्लड्स के इम्पैक्ट को कम करने में मददगार हैं। PMKSY के अंडर इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जो फ्लड मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके साथ साथ इस रीजन में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्थ केयर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज को हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव करते हैं। लेकिन इस एरिया में और पुश की जरूरत है, खास रूप से न्यू हॉस्पिटल्स को बिल्ड एंड डॉक्टर पेशेंट रेशियो को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना और लिटरेसी रेट्स इंप्रूव करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से यूथ को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हैं और यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल से इक्विप भी। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड इसका कितना फायदा हो रहा है ये परखना काफी इंपॉर्टेंट है। विदर्भा का टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और अदर अट्रैक्शन को प्रमोट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ाकर विदर्भा को टूरिज्म सेक्टर भी वेस्टर्न महाराष्ट्र जैसा डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, विदर्भा का विकास न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रीजन के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद ये पिछड़ा हुआ है जो सिर्फ सही पॉलिसीज और फोकस्ड एफर्ट्स की कमी की वजह से है। और इन इनिशिएटिव्स की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से ही इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी में विदर्भा अपना उचित स्थान प्राप्त कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर जरूर कीजिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।